तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करते हैं पिछली क्लास को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा और सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आज हम उसी की आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पे बातें छोड़ी थी और आज हम सर उसी के आगे स्टार्ट करेंगे और ओम के नियम से कहानी स्टार्ट होगी और आज की क्लास में उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितनी बातें आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड है मैं लास्ट में बता के जाऊंगा कि कौन सी बातें एग्जाम में पूछी गई है और कौन सी बातें एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछले क्लास में विद्युत विभव और है ना, विद्युत विभवांतर हो गया था V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। और या तो हमने बोला था भैया वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ तक बातें हो गई थी। मात्रक हमने बताया था सर जूल पर कूलाम, या तो सर एसआई मात्रक हमने बताया था वोल्ट, क्या जूल पर कूलाम, अथवा बेटा क्या बताया था, वोल्ट बताया था। ठीक है, जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट बताया था। बात क्लियर हो गई थी। चलिए अब बात करेंगे सर ओम का नियम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है, इसको कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, और ओम का सिंबल आपको मैं बना दूं, ऐसा ओम का सिंबल बनता है। ठीक है, बताइए ओम का नियम कहता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। बात ये हुई कि यार कोई चालक है अपने पास और यदि हम चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखें, भौतिक अवस्था का मतलब आप समझे, नहीं समझे, चलो समझो। भौतिक अवस्था का मतलब जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर है अपने पास, ध्यान से समझना, ये कोई कंडक्टर है, हमने क्या किया, इसकी लंबाई में चेंज कर दी, परिवर्तन कर दिया, मतलब है ना, इसका हमने क्या किया, विन्यास में परिवर्तन कर दिया, मतलब विकृति जो आ गई, इसको हम टेम्परेचर देने लगे, है ना, टेम्परेचर देने लगे। तो ये सब हमको कुछ नहीं करना है ना, इनकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखती है, जैसे आपका विकृति हो गई, ताप हो गया, दाब हो गया, ये सारी चीजें हमें कांस्टेंट रखनी है, स्थिर रखनी है। तब हम अगर चालक के सिरों पर लगाएंगे विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे और इसी नियम को कहते हैं ओम का नियम। तो बात क्या बनी सर, मान लेते हैं ये कोई चालक है ना, मान लेते हैं ये कोई चालक है और चालक की हमने पहली बात आपको बताई, पॉइंट में समझो, भौतिक अवस्थाएं क्या रखनी है, चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। और भौतिक अवस्थाओं का मतलब हमने बोला लंबाई हो गया, है ना, ताप हो गया, है ना, और भी ढेर सारी चीजें हैं। ठीक है, परिवर्तन ना हो। तब हम यहाँ पे जो विभवांतर लगा रहे हैं, है ना, विभवांतर, और इस विभवांतर के कारण जो धारा उत्पन्न हो रही है, विभवांतर तथा धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक रहता है, एक नियत रहता है, और इसे ही कहते हैं बेटा प्रतिरोध। इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध। और इसको कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको। तो बताइए, यहाँ पे लिखने को आता है काफी बार क्वेश्चन लिखने को आया है एग्जाम में कि बताइए ओम का नियम है क्या, तो आप इसको डिफाइन कर लेंगे। चलिए मेरे साथ नोट कर लीजिए, मेरे साथ नोट करिए। यहाँ पे लिखेंगे जब किसी, जल्दी से नोट करेंगे, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखते हुए, भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखते हुए चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, तो लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात, तथा प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है ना। और इसे, इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं, और इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो, अगर आपके स्कूल में टीचर कराया है तो कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, मान लो, ठीक है, ये बात पहले आप नोट करो, फिर बताते हैं कैसे ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, देखते हैं। ठीक है, चलिए
अब बात ये आ रही कि अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको डिटरमाइन करें तो इसके लिए आपको वोल्ट मीटर चाहिए और एमीटर चाहिए। आपको पता है वोल्ट मीटर क्या करेगा, जो विभव को नापेगा, और एमीटर क्या करेगा, जो धारा को नापेगा। ये बात पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है, बात हुई थी कि नहीं हुई थी? चलिए आप ये बात पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए नोट हो गई होगी, बहुत बढ़िया। ठीक, अगर हम जैसे बात करें यहाँ पे सर हमने V लिया है वोल्ट में, इधर I लिया है और इधर V अपॉन I लिया है, और इसी को बोले हमने 4। जैसे हमने बोला भैया यहाँ पे 8 वोल्ट लिया और यहाँ पे मान लो ये 4 एम्पियर मिल रहा है। बताओ V अपॉन I कितना आ जाएगा भैया? 2 ओम आएगा ना, कितना आएगा? 2 ओम आ जाएगा, है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पे 6 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ पे सॉरी 6 वोल्ट है, यहाँ पे 3 एम्पियर है, तो ये भी हमेशा कितना आएगा? 2। देख रहे हैं ना, ये वैल्यू भले बदली, है ना, ये वैल्यू भले बदल सकती है, लेकिन इनका रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कभी कभी आप ऐसे भी किन्हीं किताबों में देखोगे कि लगाया गया विभवांतर सदैव धारा के क्या होता है? समानुपाती होगा। तो अगर हम इनके बीच में ग्राफ बनाना चाहें, इनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो बताइए यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। V और I के बीच में अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जो ओम के नियम का पालन करेगा, है ना, ओम के नियम का जो पालन करेगा। ठीक, और अगर आपसे बहुविकल्पी में पूछ ले ओम का नियम किसके लिए लागू होता है तो नोट पे लिख लेना ये बात, ओम का नियम सभी धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। क्या? सभी धात्विक चालकों के लिए, है ना, सभी धात्विक चालकों के लिए। जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं बेटा, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं सबके लिए ओम्स लॉ लागू होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये आपसे पूछ सकता है कि ओम का नियम किसके लिए लागू होगा। और इन्हीं के स्लोप को बोलते हैं भैया रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इन्हीं के स्लोप को कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम देखें हम ये लिख सकते हैं R बराबर होता है tan थीटा। क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा बेटा tan थीटा। कैसे? यहाँ से देखो ये V है तो ये भी V हो जाएगा, और tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? V, और आधार कितना है? I, और इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ना, प्रतिरोध। तो V अपॉन I बराबर R हो गया। या तो इसी को हम कह सकते हैं R बराबर क्या होता है? tan थीटा होगा। tan थीटा का मतलब V तथा I ग्राफ का ढलान, V तथा I ग्राफ का ढलान जो है वही क्या है? प्रतिरोध है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है ना, ये भी आप जानते रहिए, ओलंपियाड वगैरह आप देंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, चलिए बात क्लियर हो गई। अब बात आ रही सर ये प्रतिरोध क्या है? ये नहीं समझ में आ रहा हमको। आप बार बार कह रहे हैं सर प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध, है ना, ये प्रतिरोध है क्या आखिर? है ना, आपने तो बता दिया, ठीक है, हमें ये तो बात समझ में आ गई, कोई नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। लेकिन ये क्या निर्भर भी करता है किन्हीं राशियों पर? जैसे हम किसी तार, हम ये देखते हैं सर, जब हम किसी तार को गर्म करते हैं, है ना, तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म होने लगती है। आपने ये बात भी देखा, सुना भी है। तो क्या ये सर जो प्रतिरोध है, या क्या ये किसी अन्य कारकों पर भी निर्भर कर सकता है? और क्या ये प्रतिरोध है क्या आखिर? सर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमें आप ये समझा दीजिए, ये प्रतिरोध है क्या? तो आइए बेटा, प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे, उस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रुकावट। बात समझ में आ रही है? मतलब ये बात तो क्लियर है कि रेजिस्टेंस है क्या, प्रतिरोध है क्या, इसको R से प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा प्रतिरोध का सिंपल सा मतलब है किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में, किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है ना, रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, प्रतिरोध कहलाता है ना। क्या कहलाएगा बेटा? प्रतिरोध कहलाता है। इस बात को समझेंगे, क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ओम होता है। और ओम को भैया ऐसे बनाते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जान लेना, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब भैया ये 3-4 बातों पर निर्भर करता है ना, है ना, ये 3-4 बातों पर निर्भर करेगा। तो अगली हेडिंग बनेगी प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक, प्रतिरोध पर
प्रभाव डालने वाले कारक, ठीक है, प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक, अगली हेडिंग भैया, प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बेटा, प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक जो हैं वो क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि पहला जो है बेटा, प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है ना, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है, ये बात याद कर लेंगे। प्रतिरोध का मान, है ना, ऐसे लिखेंगे मेरे साथ एक एक पॉइंट, प्रतिरोध का मान ताप पर निर्भर करता है, या तो लिख सकते हैं ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे डिफाइन करिए, है ना, क्या दिक्कत है, ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग, तो डिफाइन करिए इसको, अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे, है ना, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि जब रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, आप जैसे एक तार लो, उसको मोड़ दो, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो तार गर्म होने लगती है, इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। ये बात आप याद रखेंगे, पहला पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए ये सब, ठीक है। अब बोल रहा है कि तार की लंबाई के भी समानुपाती होता है, दूसरी बात, तार के लंबाई के भी समानुपाती होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध तार की लंबाई के, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ये बात आप याद रखेंगे, प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तीसरी बात, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये जो आपको दिख रहा है ना मोटाई इसकी, वो है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल उसको कहते हैं। ये भैया यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता। चलिए, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये तीन बातें आप नोट कर लीजिए जो प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं, जल्दी नोट करिए, मैं साइड हूं, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। चलिए, बात हो गई ना, आइए, ठीक है। अब बात आती है सर, प्रतिरोध तो इस तरह है, लेकिन हम प्रतिरोध के मान को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो भैया एक होता है धारा नियंत्रक, इसको जान लो आप लोग थोड़ा सा, धारा नियंत्रक, है ना, धारा नियंत्रक, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। धारा नियंत्रक क्या है कि प्रतिरोध को मान के, है ना, प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने वाले युक्ति को, प्रतिरोध के मान को परिवर्तित, है ना, परिवर्ती करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक, करने वाली युक्ति को कहते हैं बेटा धारा नियंत्रक कहते हैं, युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, चलो ठीक है, धारा नियंत्रक कहते हैं। ये ऐसा बना होता, अगर आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में अपने, तो ये ऐसे रखा होता है, ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे तार लपटी होती है ढेर सारी, ऐसे पूरा, और यहाँ पे एक क्लिप बना होता है ऐसे, यहाँ पे इसको खसकाया जाता है ना, कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है। आपने अगर स्कूल में देखा होगा लैब में, तो इसको बोलते हैं भैया धारा नियंत्रक, इसको कहते हैं। इससे हम लोग प्रतिरोध के मान को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात कर सकते हैं तो ओम्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, बोल रहा है कि कोई एक हीटर है, कोई एक हीटर, कोई एक हीटर जिसका प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध
जिसका प्रतिरोध 1200 ओम है ना, यदि इसे 220 वोल्ट की सप्लाई दिया जाए, 220 वोल्ट सप्लाई दिया जाए तो यह कितनी धारा लेगा, ठीक है। ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। बोला कोई एक हीटर है जिसमें हम लोग जिसका प्रतिरोध 1200 ओम है, यदि हम इसे 220 वोल्ट की सप्लाई दिया जाए तो भैया कितनी धारा लेगा। तो सिंपल सी बात है सर, रेजिस्टेंस का मान आपने दे दिया 1200 ओम है, ठीक है, और उसके बाद V का मान आपने दे दिया 220 वोल्ट है, ठीक है। फिर अपने को पता है I इक्वल्स टू हो जाएगा भैया V/R, तो V का मान रख देंगे 220 वोल्ट और ये रख देंगे भैया 1200 वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे 22/120 सॉल्व करेंगे भैया, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा 22/120 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर लेंगे, आसान पूछे जाते। चलिए नोट करेंगे। अब बेटा अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे आइए आगे बात करते हैं। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कभी कभी मान लो पूछ लिया कि एक प्रतिरोध है जिसकी तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अगर अच्छा पेपर बनेगा तो क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसके लिए आप बेटा एक तरीका याद रखेंगे, है ना, यदि R ओम, यदि लिख लो इसको नोट में, यदि R ओम के प्रतिरोध के तार को, यदि R ओम के प्रतिरोध के तार को, ऐसे लिखेंगे मेरे साथ, प्रतिरोध के तार को खींचकर, है ना, खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, या बढ़ा दे घटा दे जो भी करे कर दी जाए, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो नया प्रतिरोध बेटा हो जाएगा R डैश बराबर n स्क्वायर R। ये फार्मूला याद रखेंगे मेरे साथ, ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या मैं दे रहा हूं, एक ये तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। हमने बोला इसकी लंबाई, है ना, इसकी लंबाई 2 गुनी कर दे, इसकी लंबाई क्या कर दे, 2 गुनी कर दे, 2 गुनी कर दी जाए, है ना, है नहीं, 2 गुनी कर दे, ठीक है। तो क्या होगा जाए नया प्रतिरोध, देखो ये जितने गुना बोले वो n की वैल्यू है, जितने गुना बोले वो किसकी वैल्यू है राजा बेटा, n की वैल्यू है। तो बताओ फार्मूला है n स्क्वायर R, 2 गुना 2 और R कितना दिया 2, 2 दूनी 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 8 ओम था। देखो लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और आपने यही तो सीखा था कि भैया R प्रोपोर्शनल टू L है ना, लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। और यही पे देखो पहले 2 ओम आया था, अब कितना ओम आ गया, 8 ओम आ गया। अगर यही बोलता एक तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है और इसकी लंबाई 3 गुनी कर दें तो n की वैल्यू 3 देता, तो बताइए आप यहाँ कैसे करते भैया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितने ओम करते भैया, 18 ओम करते कि नहीं करते, फटाफट बोलिए, है ना, 18 ओम करते कि नहीं करते। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की। आइए एक एक चीज देखते हुए चलेंगे, फिर क्वेश्चन करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे हम लोग। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है बेटा, आइए समझते हैं। हमने देखा कि भैया जो प्रतिरोध का मान है, अगर हम देखें कि भैया जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, बोलो हाँ या ना। और प्रतिरोध जो होता है भैया 1/1 ही क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों समीकरण को मिलाते हैं, आइए प्यार से सीखेंगे, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को मिलाने पर तो बताइए ये L/A मिलेगा। और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे बेटा तो यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे रो L/A, और इस रो का मान है भैया, इसको पढ़ते हैं रो, जान लो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, रो, है ना, रो। तो ये क्या है, रो बेटा है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या तो इसका इंग्लिश नाम है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो आइए यहाँ सिखाता हूँ। यदि हम बेटा मान लेते हैं तार की लंबाई एकांक है और अनुप्रस्थ काट एकांक हो, ठीक है,
तो आप ये बताइए आर बराबर कितना मिल रहा है अपने को, रो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमने बोला सर एल को एक रखो, ए को एक रखो, मतलब अगर एक एल 1 मीटर है तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। अगर 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हमने बोला कि अगर किसी तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक है तो विशेष प्रतिरोध ही उस तार का प्रतिरोध, उस तार का जो प्रतिरोध है वो क्या है, विशेष प्रतिरोध है। मतलब हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि यहाँ पे कि है ना, उस तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई तथा, यहाँ पे ऐसे लिखिए परिभाषा ऐसे मेरे साथ, कि उस तार का प्रतिरोध ऐसे डिफाइन करेंगे, उस तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद, जिसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो, है ना, एकांक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको भैया रो पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको रो पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका मात्रक निकाल लेते हैं भैया। इसका जो मात्रक होता है लिख लो, पूछ सकता है। इसका मात्रक होता है बेटा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा बेटा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या, ओम लिखेंगे और फिर भैया मीटर लिखेंगे, तो इसका मात्रक हो जाएगा राजा बेटा ओम मीटर। ठीक है, तो ये सर परिभाषा है विशेष प्रतिरोध की। अगर पूछता है तो आप यहाँ पे एग्जाम में उसको करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आज सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल हम आपको एक क्लास इसकी और लेंगे जिसमें एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर के कराएंगे और आपको बताएंगे सर जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए बात हो गई क्लियर। आइए अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा प्रतिरोधों के संयोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों के संयोजन की, चलो भाई प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन की बात करेंगे। ठीक है, या भी अपने को बेटा दो टाइप के डिस्कस करने हैं, हम दोनों यहीं पे आपको बता रहे हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, पहला है राजा बेटा श्रेणी क्रम संयोजन, प्यार से सीखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है बेटा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा है राजा बेटा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, देखिए फिजिक्स बहुत आसान है, बस आप पढ़िए मन लगा के, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। समांतर क्रम का मतलब है कि सारे रेजिस्टेंस किस में जुड़े होंगे, समांतर में, और श्रेणी का मतलब है सारे रेजिस्टेंस किस में जुड़े होंगे राजा बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो आइए समझाते हैं। मान लेंगे सरकार अपने पास प्रतिरोध है ऐसा, ये आपका रेजिस्टेंस है, बनाता हूँ भैया, ऐसे बनाएंगे ना, थोड़ा सा खतरनाक रेजिस्टेंस। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। इस तरह के हम लोग ए और बी के बीच में कितने भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में भैया धारा दी है ना, जब श्रेणी क्रम में धारा प्रवाहित की जाएगी तो भैया सभी प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। ये बात आप याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, है ना। यहाँ लिख लेना, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है हमेशा। श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती, श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, धारा समान रहेगी, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ का विभवांतर V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओम के नियम से अगर हम बात करते हैं, ओम के नियम से राजा बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे ओम के नियम से, तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम कुल विभव की बात करते हैं, कुल विभव की बात करें तो V इक्वल्स टू भैया V1 प्लस V2 प्लस V3, और ओम का नियम कहता है भैया V इक्वल्स टू IR हो जाएगा, और V1 इक्वल्स टू IR1 क्योंकि I तो सब में सेम है, और V2 इक्वल टू IR2,
V3 इक्वल टू बेटा IR3, और I तो कॉमन है ना सरकार, तो I यहाँ से कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, और R बराबर बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लेंगे। बोलिए, ये बात हो गई श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, नोट कर लो भैया, फिर हम पैरेलल बताते हैं। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो। चलिए, नोट हो गया। आइए अब देखते हैं भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझते हैं। ठीक है, पैरेलल में क्या होंगे भैया, सभी प्रतिरोध को एक ही बिंदु से जोड़ेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा मान लें, और ये तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, और जब हम इसको भैया बैटरी से संयोजित करेंगे, है ना, तो पैरेलल में भैया धारा बदल जाएगी, I1 I2 और ये I3, पैरेलल में धारा बदल जाएगी, और इनका प्रतिरोध R1 R2 और R3, और समांतर क्रम में विभव समान रहता है। ये बात आप याद रख लेंगे, समांतर क्रम में विभव समान रहता है। ठीक है, विभव समान रहेगा, विभवांतर समान रहता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर पैरेलल में देखो इसी बैटरी से है ना, ये सारे का कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हम कुल धारा निकालेंगे भैया, कुल धारा निकालेंगे, तो I इक्वल्स टू राजा बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और यहाँ बताइए I की जगह V अपॉन R, I1 की जगह भैया V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 की जगह राजा बेटा V अपॉन R3, सॉरी R2, और ये V अपॉन R3। बताओ V कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलो जल्दी से। तो ये बच्चा बेटा 1/R1 1/R2 1/R3, तो V से V कट जाएगा। तो बताइए तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1/R1 1/R2 प्लस में यहाँ बताइए 1/R3। तो यहाँ से हम लोग तुल्य प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। आपको दो फार्मूला याद रखेंगे, अगर प्रूफ करने को बोलता है तो ये करके दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन बोलता है तो श्रेणी क्रम ये और समांतर क्रम को नोट करके रखेंगे दिमाग में हमेशा। ये क्योंकि क्वेश्चन में परिपथ देगा, और परिपथ से कुल तुल्य प्रतिरोध भी पूछ सकता है और प्रवाहित धारा भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, चलिए बात हो गई है, आइए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद कल की अगली क्लास में तो हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सर यहाँ पे तो कोई भी सर्किट दिया है, ये बना दिया है ना, ये बना दिया। ठीक है, बोल रहा हूं मैं ये 3 ओम है और ये 1 ओम है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन करेंगे कैसे, यहाँ पे ए और बी दिया होगा कुछ पॉइंट ऐसे, ठीक है, नहीं दिया होगा तो आप मान लेंगे। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए, पूछा है क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं सरकार, आप ये देखो 3 ओम तथा 3 ओम, तीनों समांतर क्रम में है, तीनों किसमें है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ऐसे आप लिखेंगे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आप जब जोड़ेंगे तो 1/R इक्वल्स टू 1/3 1/3 1/3, 3 एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड महाशय जी भी नाराज हो गए। ठीक है, बस 1 मिनट भैया, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 टॉपिक आपके और बचे हैं। ठीक है, एक आपका जूल का नियम और उसके बाद आपका विद्युत शक्ति। ठीक है, फिर विद्युत ऊर्जा। चलिए 2 टॉपिक आपके और बचे इस चैप्टर में, तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, बोर्ड महाशय जी हमेशा नाराज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए हम देख रहे थे ना, तीनों पैरेलल में थे,
तो उनको जोड़ेंगे तो R कितना आएगा, 1 ओम आएगा। अब इसको जोड़ने के बाद ये 1 ओम आ गया तीनों को, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 ओम रखा हुआ था, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। बताओ ये और ये किस में हो जाएंगे, अब सीरीज में हो जाएंगे। तो 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी में है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। 1 ओम तथा 1 ओम अब किस में है बेटा, श्रेणी में है। तो ये R जो हो जाएगा नेट, वो 1 + 1 कितने ओम हो जाएगा बेटा, 2 ओम हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट तो मिल गया, तुल्य। अब पूछा है धारा बताइए, तो V का मान दिया है 6 वोल्ट, तो I = हो जाएगा भैया V/R। तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 2 आया। तो I का मान कितने एम्पियर आ जाएगा बेटा, 3 एम्पियर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो इस तरह आपको क्वेश्चन एकदम एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये B है, ये A है, सब पे 4 ओम दिया हुआ है। बोल रहा है कि A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए, है ना। A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए, A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए, है ना। तो बताइए चारों पैरेलल में है कि नहीं। तो जब चारों पैरेलल में है तो 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 एलसीएम ऊपर 4, तो R = कितना आया, 1 ओम आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए। नोट करेंगे भाई, जल्दी से नोट करिए। चलिए चलिए आइए बात करते हैं आगे। आइए अब बात करते हैं बेटा जूल का नियम, या तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूल का नियम भी इसको कहते हैं, इसको वैज्ञानिक जूल के नाम पे बनाया गया। जूल का नियम वैज्ञानिक जूल ने बताया। अब बात ये होती है कि वैज्ञानिक जूल ने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी विद्युत परिपथ में यदि R प्रतिरोध में I धारा T समय तक के लिए प्रवाहित की जाए, तो आप देखो कि जो T समय तक के लिए प्रवाहित होता है तो तार गर्म होने लगता है, और तार गर्म होता है तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब ऐसे समझो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा है, ऐसा ये प्रतिरोध है, और आपको पता है कि ये समांतर क्रम में वो हमेशा क्या जुड़ेगा, वोल्ट मीटर, हमने आपको पहले ही बताया है। और यहाँ पे ये बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे सीरीज में क्या जुड़ता है, ए मीटर जुड़ता है। तो ये बताया जूल साहब ने कि जब हम किसी प्रतिरोध में आई धारा को टी समय तक प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म होने लगती है, और जो तार गर्म होती है तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा का जो मान है बेटा, जो उत्पन्न ऊष्मा का मान है बेटा, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो उत्पन्न ऊष्मा का मान है, ऐसे समझो, पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूं कि जूल के अनुसार, है ना, जूल साहब ने बता दिया कि जूल के अनुसार जो बात हुई भैया, जूल के अनुसार, है ना, यदि R ओम, है ना, यदि R प्रतिरोध में I धारा T समय के लिए, I धारा T समय के लिए प्रवाहित की जाती है ना, I धारा T समय के लिए प्रवाहित की जाती है, I धारा T समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो तार, है ना, तो प्रतिरोध गर्म होने लगता है, या तो ऐसा लिख सकते हैं, तो तार या प्रतिरोध, है ना, तो तार या प्रतिरोध गर्म होने लगता है, है ना, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है। बोलो हाँ या ना, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये उत्पन्न ऊष्मा जो है बेटा, है ना, उत्पन्न ऊष्मा जो है बच्चा, उत्पन्न ऊष्मा H जो है वो धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती, पहली बात। और फिर इसके बाद उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा का मान बढ़ेगा। और ये भैया समय पर भी निर्भर करती है, तो 3 बातों पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे हम मिलाएंगे I² RT, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई कांस्टेंट ले लेंगे, और कांस्टेंट भैया K = R1 मान लेंगे, तो H =
आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? और इसी को बोलते हैं जूल का नियम, है ना। इसी को बोलते हैं भैया जूल का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जूल का नियम। और ऊष्मा का मात्रक या तो जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा एक टाइप की ऊर्जा है, या तो कैलोरी होता है। ठीक है, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया हूं मैंने, है ना। यहाँ पे इसका जो मात्रक है, इसका जो लाला मात्रक है, या तो वो जूल हो जाएगी क्योंकि एनर्जी से, और या तो वो भैया कैलोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैलोरी हो जाएगी। और 1 किलो कैलोरी में, है ना, ये बात याद रखेंगे, 1 किलो कैलोरी में 4.18 इंटू 10 की पावर 3 जूल होता है। मतलब 1 कैलोरी में आपका 4.18 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी में आपका 4.18 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 कैलोरी का मान हो जाएगा भैया। नोट करिए जल्दी से फटाफट भाई। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें इनके उपयोग हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, और विद्युत हीटर हो गया, और विद्युत इस्त्री हो गई। ठीक है, तो ये सब जूल के नियम पर ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे समझे, है ना, एग्जाम्पल अगर हम आपको समझें, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, बताओ जब वो जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है कि नहीं करता है ना? ऊष्मा उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे, बाकी अभी आपके लिए ये सब जरूर है ना। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, जिसको इस्त्री कहते हैं, वैद्युत इस्त्री। ठीक है, इस्त्री ऐसा कुछ है नाम इसका, देख लेना, उसको प्रेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए बात क्लियर हो गई बेटा। आइए बात करते हैं सर, दो बातें बची हैं, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति। ध्यान से समझो, विद्युत शक्ति की बात करते हैं। विद्युत शक्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है क्या, है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो भैया पावर क्या होता है? शक्ति होता है भैया कार्य बटे समय। मतलब जो ऊर्जा की दर है ना, उसी को क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की दर को ही क्या कहते हैं बेटा? शक्ति कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, W यहाँ एनर्जी है, अगर सिंपल सी भाषा में बात करें, और T बेटा यहाँ पे क्या है? समय है। तो बोल सकते हैं एकांक समय द्वारा किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, या तो ऊर्जा और समय का अनुपात शक्ति कहलाता है, किसी भी तरह से परिभाषित करो। और भैया अगर मान लेते हैं V बराबर हमने सीखा था W/Q, तो यहाँ से W बराबर भैया V इंटू क्यू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और बेटा Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर क्या होता है बेटा? IT। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा VIT। तो यहाँ पे लिख दो भैया P बराबर VIT अपॉन T। T से T क्या हो जाएगा? खत्म। तो यहाँ V इंटू I, तो यहाँ ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, वोल्टेज तथा धारा का गुणनफल, वोल्टेज तथा धारा का गुणनफल शक्ति कहलाता है। क्या? वोल्टेज तथा धारा का गुणनफल शक्ति कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे ये बात बन जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले ये निकल रहा है बेटा, P बराबर V इंटू आई। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है बेटा वॉट होता है। क्या होता है? मात्रक होता है वॉट, है ना। जैसे लिखा है 50 वॉट, तो वॉट इसकी क्या है? शक्ति है। ठीक है, अगर हम इसको और चेंज करें, ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है, रख दो, तो P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अगर हम I बराबर रखें, अगर हम I बराबर बेटा V अपॉन आर रखें, तो यही फार्मूला बनेगा, V स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यही फार्मूला बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों तब लगते हैं जब आपसे पूछ ले कुछ बल्ब समांतर लगे हैं, कुछ बल्ब श्रेणी लगे हैं, कौन सा बल्ब तेज जलेगा, तो आप ये बात यहाँ पे आपको ये दो फार्मूले यूज करने होंगे। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको यूज करने होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा विद्युत शक्ति की बात। ये तीन फार्मूले आप यूज करेंगे। और विद्युत ऊर्जा क्या है भैया? सिंपल सी बात है, अगर विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं
तो शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से आप परिभाषित कर लो। या तो किसी परिपथ में धारा के मान को बनाए रखने के लिए सेल द्वारा, है ना, सेल द्वारा जो एनर्जी लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते थे? वहां पे हमने बताया था ना, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप सिंपल से परिभाषित कर सकते हो कि है ना, सेल द्वारा किया गया कार्य ही किसमें होता है? ऊर्जा के रूप में धारा के मान को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। या तो सिंपल से यहाँ से परिभाषित कर दो, एनर्जी है क्या? एनर्जी है क्या जो हम लोग बिजली यूज करते हैं, है ना। जैसे हमने पूछा कि आपने कितनी एनर्जी यूज की, ठीक है, कितनी ऊर्जा आपने यूज की, तो उसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे पावर और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा उसको कहते हैं। ये बात नोट करो, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। शक्ति भैया छोटा सा मात्रक है, इसलिए हम लोग ज्यादातर हम लोग किलोवाट में यूज करते हैं, है ना। शक्ति छोटा सा मात्रक है, इसलिए ज्यादातर हम लोग किलोवाट में यूज करते हैं। ऊर्जा की बात अगर हम करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा है क्या भैया? ई से डिनोट करेंगे भैया, है ना। शक्ति तथा समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यहाँ लिख सकते हैं शक्ति तथा समय के गुणनफल को, है ना, शक्ति तथा समय के गुणनफल को, शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका यूनिट भैया किलोवाट आवर होगा, है ना, वाट घंटा होगा इसका यूनिट, है ना। इसका मात्रक जो है भैया किलोवाट घंटा, या तो वाट घंटा छोटा मात्रक है, किलोवाट घंटा हो जाएगा। और जिसको हम लोग भैया सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल में भैया यूनिट बोलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में भैया हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं कि लाला कितने यूनिट बिजली खर्चा हुई, यही तो बोलते हो। तो यूनिट निकालने, है ना, एक यूनिट बराबर होता है भैया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, है ना। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें, देखो एक यूनिट में, है ना, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, है ना। तो यहाँ पे एक यूनिट को अगर हम निकालें कितना होगा? 1 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3, और घंटे का मतलब हो जाएगा 3600, है ना, 3600 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें 1 2 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा एक यूनिट बराबर। क्या हो जाएगा? एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। कितना, है ना, एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो ये वाली बातें आपको हम समझाएंगे, ठीक है। अगर पूछ लेता सर यूनिट की संख्या कैसे निकालें, है ना, यूनिटों की संख्या, ठीक है, यूनिटों की संख्या अगर पूछे तो यूनिटों की संख्या निकालना हो तो ये आप तरीका लगाएं कि भैया वाट गुणे घंटे गुणे समय, ये वाट गुणे घंटा गुणे समय बटे भैया 1000, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोले कि एक बल्ब है या एक हीटर है 3 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाया जाता है, तो बताइए आप कैसे निकालेंगे? तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि एक ये हीटर है 2000 वाट का, कितने का? 2000 वाट का हीटर है, ये 30 दिन जलाया जाता है और प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है। तो बताइए कितने यूनिट बिजली खाएगा ये? तो भैया आपको पता है वाट कितना है इसका? 2000 है। कितने घंटे चलता है? 5 घंटे, और 30 दिन तक चलता है तो 1000 है। कट गया, 2 पंचे 10 तिहाई, है ना, 30 हो जाएगा। बताइए यहाँ 2 पंचे 10 गुणे 30, तो मतलब कितने? 300 यूनिट बिजली खाएगा भैया। कितना? 300 यूनिट बिजली खाएगा, ठीक है, सही है भैया। 2000 घंटा 5 दिन 5 घंटे और 30, तो 1000 से 1000 कट गया, 10 गुणे 30 ना, 3 1 3 2 0, ठीक है, 300 यूनिट बिजली खाएगा, है ना। मतलब अगर
एक यूनिट का दाम 5 रुपया है या 7 रुपया भी चल रहा है तो आप उससे मल्टीप्लाई करा लेंगे कि इतने यूनिट बिजली आपकी खपत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात रही सर विद्युत आपके चैप्टर विद्युत धारा की। ठीक है, अब एक क्लास होगी सर न्यूमेरिकल की, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं या आने की संभावनाएं हैं वो हम सारी एक क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। फिर इसके बाद आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना 2 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप आराम से इत्मीनान से सारी चीजें रिवाइज करेंगे, जहां डाउट हो आप पूछ सकते हो अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक ये सभी को बाय।